हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। हम लोगों को पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाते हैं तो उसका पाथ क्या होता है, डेविएट हो जाता है। वो सीधा पाथ में नहीं जाते हैं, वो बेंड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, अलग अलग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है, इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम लोगों के पास एक मीडियम है μ1 और एक मीडियम है μ2। तो यहाँ पे डेंसर कौन है, μ1 है, मतलब μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में कोई रे जाते हैं, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे एक रे ऐसे इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, सीधा ना जाके दूर भागेगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, ठीक है। और दोनों में से कौन बड़ा है, आर बड़ा है। तो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, आर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आई का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, मतलब एक ही मीडियम है, हम लोग आई का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा आई और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। ये आर है, ये आई है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आई और बढ़ा देंगे तो ये देखो, ये जो लाइन है वो धीरे धीरे ऐसे इंक्लाइन होता रहा है, मतलब जो आर है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कोई एक स्पेशल आई होगा, मतलब एक मैक्सिमम आई है, इसके लिए क्या होगा, ये जो रे है एकदम ग्रेज हो जाएगा, मतलब सरफेस को टच करके इधर चला जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग आई धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, तो वो तो आर का वैल्यू ऐसे ही आई से ज़्यादा है, और आई हम लोग बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। तो आई बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसे आएगा कि एकदम टच कर जाएगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल है इसका नाम है स्पेशल, क्या नाम है, क्रिटिकल एंगल्स। मतलब कौन सा इंसिडेंस एंगल है जिसमें अगर लाइट गिरेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन इसको लिखा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम ट्रेवल करता है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट इज ग्रेजेस द सरफेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का जिस वैल्यू के वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक वर्ड ऐड करना जरूरी है, वो है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ऑपोजिट केस में ये नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में ये कंडीशन आएगा नहीं। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल में अगर गिरेगा तो ये टच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होगा, एकदम टच कर रहा है सरफेस को। अब इससे भी ज़्यादा अगर आई कर देंगे तो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो आई है इसका वैल्यू नाम क्या है, आई सी, मतलब व्हेन आई इज इक्वल्स टू आई सी क्रिटिकल एंगल, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि वही सरफेस में अगर हम लोग आई सी से भी ज़्यादा एंगल में, आई ग्रेटर देन आई सी, आई सी अगर 30 डिग्री है, हम लोग उसको 45 डिग्री में एक लाइट भेजेंगे, लाइट गिरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको तो ऑप्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन होगा। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा रहा है वो टच कर रहा है, फिर और फर्दर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। एक पर्टिकुलर एंगल के लिए टच हो रहा है,
फिर और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एक ही मीडियम में है, वो मीडियम चेंज नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब वो इंटरनली टोटली रिफ्लेक्टेड हो गया, कुछ भी पार्ट उधर नहीं गया, टोटली वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस आ गया उसी मीडियम में। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। जब लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल में गिरेगा तो लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो टोटली रिफ्लेक्टेड होकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। और रिफ्लेक्शन के लॉ के मुताबिक क्या होगा, ये जो एंगल है और ये एंगल सेम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट कंडीशन है लाइट मास ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना है, एक कंडीशन है, ऑपोजिट होने से नहीं होगा। और नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको डेफिनेशन हम लोग खुद बना के लिख सकते हैं, जो की वर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम्स एंड इफ द एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल then light will not refracted, rather it will totally reflected back in the same medium. This is known as total internal reflections. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम लोग जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन लगाएंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन लगाएंगे, तो क्रिटिकल कंडीशन के लिए क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, जो फॉर्मूला है वही में आ जाएगा स्नेल्स लॉ में, उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। हाँ, जब I इज इक्वल्स टू आई सी बैठाएंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका क्रिटिकल एंगल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मीडियम है, एक मीडियम है ऐसे, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे मीडियम है, तो पूछा गया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 2 है। हमारे पास दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और एक का 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए होता है, मतलब इन दोनों मीडियम जो पेयर है इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर वो क्या होना चाहिए, जहाँ पे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई जहाँ से जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आई कितना होना चाहिए, आई की जगह अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल डालेंगे, मतलब आई की जगह अगर साइन आई सी होगा तो आर की जगह क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। अच्छा, म्यू टू कौन सा ले, ऑब्वियसली म्यू टू कम होगा, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या, जब लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है तो ऊपर क्या होगा, ये फाइनल डेस्टिनेशन वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ से साइन आई सी मतलब 1/2, 90 तो 1 हो जाएगा, तो आई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कौन μ1 किसका μ1 होगा और किसका म्यूट होगा। देखो साइन का वैल्यू क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, उसको याद रखना है। तो मैथमेटिकली वो इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए, तो उससे भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोग इक्वेशन करेक्ट लिख लिया है कि गलत लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल का कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये स्नेल्स लॉ से ही हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि जब आई कुछ तो आई सी बैठाएंगे तो आर की जगह 90 बैठाना है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। नाउ लेट अस सॉल्व another numerical problems based on the total internal reflections. Find the critical angle for glass water pair. ग्लास वाटर पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली μ1 क्या है, μ1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए 3/2 और μ2 क्या होना चाहिए 4/3। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन मतलब डेंसर से रेयर जाना है, तो ये डेंसर है इसीलिए μ1 और फाइनली जहाँ पे जा रहा है μ2। तो हम लोग यहाँ से क्या लगा सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर का जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ इज इक्वल्स टू μ2, मतलब जहाँ से जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई जहाँ से जा रहा है। तो साइन आई के जगह लगा देंगे आई सी, आर के जगह लगा देंगे 90 और μ2 की जगह क्या होगा 4/3
और μ1 3/2, सो ये हो जाएगा 8/9। सो साइन आई सी इज इक्वल टू 8/9, साइन 91 हो जाएगा। सो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। बुक में कई सारा फॉर्मूला दिया है, मतलब शॉर्टकट फार्मूला, उसको यूज़ नहीं करना है, हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे और आई की जगह आई सी डालेंगे, आर की जगह 90 हो जाएगा। और μ1 μ2 में कौन बड़ा होगा, μ2 हमेशा छोटा होगा, क्योंकि हम लोग μ1 से μ2 जा रहे हैं, डेंसर से रेयर, तभी तो ये कंडीशन आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बना है, कई सारा एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसका कई सारा एप्लीकेशंस है, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। और कई तरह के एप्लीकेशन है, हम लोग बुक में देख सकते हैं कई तरह क्या एप्लीकेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का, और उसका कई सारा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी हम लोग कर सकते हैं। सो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू द लेंस। तो ये है एक टिपिकल पिक्चर्स ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर बहुत लंबा होता है, हम लोग एक छोटा पोर्शन लेके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पाइप सिलिंड्रिकल शेप में एक कुछ मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, कोर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। और उसके ऊपर और एक लेयर होता है, उसके ऊपर होता है, उसका नाम क्या है, क्लैडिंग। इसका नाम क्या है, क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये μ1 है, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल वायर शेप का चीज़ है, उसके ऊपर और एक मतलब वायर उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। तो दो मटेरियल से बना होता है, एक बीच में जो अंदर रहता है वो कोर है, और उसके ऊपर जो कवर रहता है वो है क्लैडिंग। तो ये जो कोर और क्लैडिंग में कौन सा ज़्यादा है, μ2 इज़ लेस देन μ1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे लाइट अगर अंदर जाएगा, बाहर से लाइट अंदर जाएगा, तो यहाँ से आके लाइट यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे अगर ऐसे गिराना है यहाँ पे, ताकि इन दोनों पेयर का जो क्रिटिकल एंगल है वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों पेयर का क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री, तो हम लोगों को इसको ऐसे गिराना है कि 45 से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये इधर पास नहीं होगा, वो इसके अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके इंटरनली चलता रहेगा। तो ऑल्दो इट इज़ ए रिफ्रैक्टेड मटेरियल, मतलब लाइट बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल में गिरेगा इन दोनों पेयर मीडियम में, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही अंदर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता रहेगा। और वो क्या हो जाएगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उसका कोई पोर्शन बर्बाद नहीं हो रहा है, पूरा काम में आ रहा है। तो एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग लाइट को भेज सकते हैं इन दिस वे। तो ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या सबसे बड़ा यूज़ क्या है, यूज़ तो काफ़ी सारा है, मेडिकल्स में सबसे बड़ा यूज़ होता है इसका। मतलब हम लोग उस जगह में पहुंच जाता है जिस जगह में पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग उसको ऑप्टिकल फाइबर को भेजिए, वहाँ का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये लाइट ऐसे गिरता है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट अंदर जाता है, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होता रहता है। और ये जो यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक तो एयर से अंदर जाएगा वो यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, होना चाहिए था, लेकिन वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कितना एंगल में गिरेगा वो यहाँ से ही डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो हम लोग बाहर से ऐसे एंगल में भेजेंगे ताकि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो जाके वो क्या होगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्ट होगा और वो चलता रहेगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसे समझने से पहले हम लोग दो लेंस लिए हैं। यहाँ पे दो लेंस है, f1 एंड f2, दो लेंस है, दोनों का ही अलग अलग फोकल लेंथ है। इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय द फोकल लेंथ। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पैरेलल रे आके गिरेगा तो वो फोकस के थ्रू पास करेगा, तो यहाँ पे जो लाइट आएगा वो यहाँ पे पास करेगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ कम है। इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, वो थोड़ा सा दूर में जाके फोकस होगा। ये जल्दी फोकस हो रहा है, ये थोड़ा सा दूर में जाके फोकस हो रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो ये लेंस है, ये क्या लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, कन्वर्ज करना, इसीलिए उसका और एक नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव लेंस का क्या काम है, डाइवर्ज करना, इसीलिए और एक नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्ज कर रहे हैं, ये भी कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सा जल्दी कन्वर्ज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लाइटली कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ज करने में बहुत डिस्टेंस
लग रहा है। ये इतना ज़्यादा इसका कन्वर्जिंग पावर है कि क्विकली कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है लेकिन थोड़ा सा देर में हो रहा है। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि दोनों में से पावर किसका ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे इसका पावर ज़्यादा है, क्योंकि बहुत क्लोज में, बहुत लेंस की बहुत क्लोज में ही सब कुछ कन्वर्ज कर दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा दूर में कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसका कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर पावर हम लोग बोलेंगे P1 और P2, दोनों में से पावर कितना, कौन सा ज़्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2। लेकिन फोकल लेंथ वाइज देखेंगे तो किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, F1 इज लेस देन F2। तो हम लोग देख सकते हैं जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर उतना ही ज़्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है उसका पावर उतना ही कम है। तो इसीलिए पावर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होगा, फोकल लेंथ का सेंटीमीटर होगा तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये मीटर होगा तो ये क्या होगा, मीटर इनवर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। स्टैंडर्ड यूनिट है, हम लोग इसी में कैलकुलेशन करेंगे। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल डी भी बोलते हैं। सो 1 डायोप्टर इज नथिंग बट 1 मीटर इनवर्स। मीटर टू द पावर -1 को डायोप्टर बोलते हैं शॉर्टकट में। तो जब पावर निकालना होगा तो फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसका इन्वर्स निकाल देंगे तो आ जाएगा डायोप्टर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए नोन एज पावर। अब क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब इसका फोकल लेंथ 30 है और इसका फोकल लेंथ 40 है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पूरा कॉम्बिनेशन मिला के फोकल लेंथ कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 लेंस है, ऐसा 2 लेंस रखा हुआ है। कंसीडर 2 लेंस, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से ध्यान से देखना होगा, अगर ये सिंगल लेंस होता तो यहाँ पे जाता और यहाँ पे इमेज फॉर्म करता, लेकिन वहाँ पे और एक लेंस है तो ये थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और ये और कन्वर्ज कर देगा, मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मतलब बनना था यहाँ पे, सिंगल लेंस होता तो यहाँ पे बनता, लेकिन डबल लेंस होने की वजह से वो यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे तो पहला लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज बनता, बना नहीं वो अलग बात है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो इमेज फॉर्म करेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो और एक बार बोलते हैं, पहला लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, सेकेंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, और पूरा कॉम्बिनेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन के साथ ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, u है, और ये क्या है, v है, इमेज डिस्टेंस, और इसको v डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या है, u की जगह क्या डालेंगे, u की जगह -u डालेंगे, क्योंकि u की जगह हम लोग u ही डाल रहे हैं, लेकिन u मतलब जो वैल्यू है 5 होगा, तो 5 तो नहीं डाल सकते, -5 डालना पड़ेगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, वो रे के ऑपोजिट में है, इसीलिए v की जगह क्या होगा, v की जगह होगा +v डैश, और f की जगह होगा +f1 उसका वैल्यू, और प्लस कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है। तो अब यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v डैश प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट के लिए इक्वेशन हो गया। सेकंड के लिए क्या होगा, फॉर सेकंड लेंस के लिए u की जगह हम लोग डालेंगे क्या, +v डैश, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, कितना दूरी पे है, v डैश दूरी पे, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, तो यहाँ पे प्लस, v की जगह क्या डालेंगे, +v, इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे, कितना दूरी पे, v दूरी पे, दाएं तरफ है, प्लस, f की जगह क्या लगेंगे, +f2, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, प्लस होता है।
तो इसको अगर डाल देंगे ये फॉर्मूला में, ये मेन फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट लेंस के लिए एक इक्वेशन मिला और सेकेंड लेंस के लिए इक्वेशन मिला। तो पूरा कॉम्बिनेशन के लिए क्या इक्वेशन मिलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 कर देंगे। तो 1 + 2 करने से क्या हो जाएगा, एक टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। पूरा सिस्टम के लिए इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये दो लेंस मिला के जो काम कर रहा है, एक सिंगल लेंस होगा वो दोनों का ही काम एक साथ कर देगा। जैसे कि 2 ओम और 3 ओम सीरीज कनेक्शन में है, तो वो दो मिला के जो काम करेगा, एक 5 ओम डालने से वो एक ही काम होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक सिंगल लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है, f इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और हम लोग u डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और इमेज v डिस्टेंस में फॉर्म हो रहा i। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके कौन सा वैल्यू का सिंगल लेंस रखेंगे ताकि सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम इमेज फॉर्म होगा। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन ना बदलते हुए इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल लेंस से, वो है इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों का काम वो एक अकेले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर लगाएंगे, मतलब ये ऐसे करके ऐसे इमेज फॉर्म हो रहा है। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे की जरूरत है, तो ये रे एक रे तो इधर भी है, उसको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे u की जगह तो -u डालना पड़ेगा, v की जगह +v और f की जगह +f इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। क्या है, कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ना पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके, तो वैसे ही ये ऐड हो रहा है। एक 30 है और एक 40 है, दोनों मिलकर 30 + 40 नहीं होगा, 1/30 प्लस 1/40 ऐसे ऐड होता है। हाँ, आज जब फार्मूला लगाएंगे तो उसको प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाना होगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 1/f को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं कि नहीं, p इक्विवेलेंट, और इसको लिख सकते हैं P1, इसको लिख सकते हैं P2। मतलब पावर जो होता है वो नॉर्मली ऐड होता है। 2 डायप्टर और 3 डायप्टर क्या होगा, 2 + 3 5 डायप्टर हो जाएगा। सो P1 + P2 ऐसे चलता रहेगा, और फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सो इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है। ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे f1 के जगह हम लोग क्या डालेंगे, 20 डालेंगे, +20, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ प्लस होता है, और साइन कन्वेंशन, और कॉन्केव के लिए क्या होता है, बाएं तरफ होता है, इसीलिए उसका क्या होगा, नेगेटिव। अब इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको करेंगे तो क्या होगा 40, सो 1/40। सो फोकल लेंथ आ गया 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कई सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग कॉम्बाइन कर रहे हैं एक कॉन्वेक्स को और कॉन्केव को, तो कॉम्बाइन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो कॉन्वेक्स बन रहा है कि कॉन्केव बन रहा है, वो कॉन्वेक्स बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो इक्विवेलेंट है उसका साइन क्या है, प्लस है। मतलब एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है, लेकिन दोनों मिला के अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कन्वर्जिंग ही होगा। हाँ, उसका पावर थोड़ा सा अदल बदल हो सकता है, ज़्यादा कन्वर्जिंग था थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो कन्वर्जिंग ही रहेगा। मतलब वो कॉन्वेक्स नेचर का ही रहेगा, क्योंकि आंसर में प्लस आया है। अगर आंसर में नेगेटिव आते हैं तो दोनों मिला के मतलब कॉम्बाइन एक नेगेटिव लेंस, मतलब कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये है इसका इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालना है, ये जो मीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप पावर निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट, सो 1/0.4, सो क्या होगा 2.5। ठीक है ना, 2.5 होगा, 10/4 होगा,
5/2, हाँ 2.5 होगा, 2.5 डायोप्टर। तो इसका इक्विवेलेंट का पावर ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, हम लोग पहले ही पावर निकाल सकते हैं इसका और उसके बाद उसका पावर निकाल सकते हैं, लेकिन विथ साइन कन्वेंशन। इक्विवेलेंट का पावर निकालेंगे फिर उसको उल्टा करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। तो वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसको अच्छे से समझना पड़ेगा और कहाँ से लगाना है, किस तरह लगाना है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है।